Welcome back once again. Military causes discontented sepoys. एक कारण ये भी था कि मिलिट्री में भी तकलीफ़ होने लगी थी क्योंकि सिपोइस जो इंडियंस थे वो काफ़ी असंतुष्ट थे. Indian soldiers, who formed more than 85% of the British troops in India, suffered from the oppressive British rule as well. भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश की आर्मी थी भारत में, उसमें 85% भारतीय सैनिक थे. वो भी ब्रिटिश के ऑपरेसिव रूल से बहुत ही दुखी थे. अब फ्रेंड्स, ये बात देखो, आप हमारी गुलामी की पराकाष्ठा आप देखो. ब्रिटिशर्स पूरा इंग्लैंड लेकर यहाँ पे नहीं आए थे, और अगर आए भी होते तो भी भारत की तब की पॉपुलेशन से 10% भी नहीं था इंग्लैंड का पॉपुलेशन, राइट. तब भी हमारी 33 करोड़ पॉपुलेशन थी, राइट. और वो कुछ 300 लोग आए होंगे और फिर हमारे ही लोगों को यूज़ करके हमारे ऊपर वो राज कर रहे थे. यही हमारी ट्रेजेडी थी. 85% आर्मी ब्रिटिशर्स की, जरा सोचिए. Indian sepoys were looked upon as inferior beings and treated badly with their British superiors. भारतीय सैनिक जो थे उनके साथ खराब वर्तन किया जाता था उनके अफसरों के द्वारा, जो कि ब्रिटिश हुआ करते थे. They were paid far lesser than British soldiers. दो सोल्जर सेम टू सेम, एक इंडियन और एक दूसरा ब्रिटिशर्स, दोनों की पगार में काफ़ी डिफरेंस. इतना तकलीफ. Avenues of promotion were closed to them. प्रमोशन, हायर पोस्ट पे जाने की सारी संभावनाएं बंद पहले से ही. ऑल हाई पोस्ट वे रिजर्व फॉर द ब्रिटिश. सारी हाई पोस्ट ब्रिटिश के लिए ही रिजर्व थी, ब्रिटिश एक्सक्लूसिवली फॉर ब्रिटिश, राइट. ये देख सकते हो, बंगाल के दो सिपोइस बात कर रहे, राइट. कितने हट्टे कट्टे लोग होते थे, लेकिन मन से गुलाम थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए. The sepoys were forbidden to wear caste or sectarian marks such as tilak, bed or turban. तिलक, दाढ़ी, पगड़ी कुछ नहीं रखना है आर्मी में होते हुए, राइट. तो ये भी उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी. Indian sepoys foreign service allowances और बट्टा was discontinued, causing a reduction in their salary. बिना कारण सैलरी में कटौती आ गई. और बट्टा, जो बट्टा होता था वो क्या होता था, जब इंडिया से बाहर इंडियन फौजी लड़ने जाते थे तो उनको बट्टा दिया जाता था, वो भी नहीं देते थे, निकाल दिया. In 1856 the company passed a new act, the General Service Enlistment Act. 1856 में कंपनी ने एक नया एक्ट पास किया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट. उस एक्ट में क्या था? कुछ अच्छा तो नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश ने पास किया है तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता. विच एंश्योर दैट एवरी न्यू रिक्रूट सर्व्ड ओवरसीज इफ ऑर्डर्ड. उसमें कहा गया कि ओवरसीज माने दरिया पार, इंडिया से बाहर लड़ने जाना है तो कोई मना नहीं कर पाएगा, सबको जाना पड़ेगा, ऑर्डर हुआ तो. These hurt the sentiments of the sepoys because they believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and कास्ट. उसकी वजह से ये ऑर्डर निकला, उसकी वजह से काफ़ी सिपोइस को परेशानी हुई, उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर वो दरिया पार जाएंगे तो वो अपना रिलीजन और कास्ट गवा देंगे. अब इसके पीछे एक कारण है. किसी भी सोसाइटी में उनके बड़े जो होते वो कोई एक रूल बनाते, वो रूल सबके अच्छे के लिए होते. तो वहाँ पे भी हमारे पूर्वजों ने कुछ रूल बनाया था कि तब ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी. आज अगर दरिया में जाना है तो सैटेलाइट से सब कुछ देखकर आगे तूफान है या नहीं तो वो सब पता लगा सकते हैं, लेकिन पहले पूरी अनसर्टनिटी को साथ में लेकर जाना पड़ता था. और उस वजह से वापिस आने की गारंटी नहीं थी. उसको लेकर एक नियम बना दिया गया था कि जो दरिया पार जाएगा वो अपना धर्म और अपनी कास्ट गवा
वो गवाएगा। उसकी वजह से सबके दिमाग में एक डर हो गया कि हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट इज इमीडिएट कॉज, कुछ ऐसे भी कारण थे, राइट, कि जिसकी वजह से कुछ रिएक्शन हुआ था। क्या था? द कंट्रोवर्सी ओवर द न्यू एनफील्ड पैटर्न राइफल्स इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन 1853 अल्टीमेटली लेड टू द रिवोल्ट। 1853 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक राइफल इंट्रोड्यूस हुई जो थी एनफील्ड पैटल राइफल, एनफील्ड कंपनी का नाम है। उसका एक कंट्रोवर्सी हो गया, उसका विरोध हो गया। क्या था उसमें? The greased cartridges for these rifles had to be beaten off before being inserted into the rifle. राइफल में वो कार्टिजेस को डालने से पहले वो ग्रीस की हुई कार्टिजेस थी, उसको मुंह से तोड़ना था, उसका पैकिंग। अब इसमें देखो रूमर्स वर्ड यूज किया है, पहले हम पढ़ लेते हैं। रूमर्स हैड स्प्रेड इन द सिपोई कैंप्स दैट द ग्रीस कंटेंट फेड फ्रॉम पिग्स एंड काउस। वो जो ग्रीस था वो डुक्कर और गाय की चर्बी में से बनाया गया हुआ था। ऐसी अफवाहें फैलाई गई। अब यहाँ पे देखो हमारी ट्रेजेडी है बच्चों, फैक्ट हमें जानना पड़ेगा। अब इंडिया कब तक चुप रहेगा? रूमर्स नहीं थी, वो सही था। इंडियन सोल्जर्स उसमें हिंदू और मुस्लिम थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए जानबूझकर उस राइफल में ग्रीसिंग के तौर पे गाय की चर्बी, जो कि हिंदू कभी भी नॉनवेज नहीं खाता है, इसलिए गाय की चर्बी हिंदू के लिए काफ़ी रिस्पेक्टफुल एनिमल गाय, तो उसकी चर्बी वो मुंह में नहीं डालेगा। और डुक्कर जो मुस्लिम्स के लिए अनलकी है, तो वो मुस्लिम्स नॉनवेज खाते हैं लेकिन डुक्कर का मांस नहीं खाते हैं। तो वो दोनों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को और दोनों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए जानबूझकर ये फिरंगियों ने, हरामी अंग्रेजों ने, आई रिपीट द वर्ड हरामी अंग्रेजों ने ऐसा किया था। और हम इतिहास के तौर पे हम ये यूज़ कर रहे हैं। हमारे ही किसी इतिहासकार ने ये लिखा है, उसमें रूमर्स लिखा है। क्यों भाई? रूमर्स नहीं थी, वो फैक्ट था। हिंदू एंड मुस्लिम सिपोइज देयरफॉर ऑब्जेक्टेड टू यूजिंग देम, इसलिए मना कर दिया कि हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसमें क्यों ग्रीस ऐसा डालो? ग्रीस ही डालो ना, हकीकत में ग्रीस डालो तो मुंह से तोड़ पाएंगे। द सिपोइज थॉट दैट द ब्रिटिश वेर डेलिबरेटली ट्राइंग टू हर्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। थॉट नहीं, सोचा नहीं था, सही में था। ब्रिटिश हमारा कुछ अच्छा नहीं कर पाते थे, करते ही नहीं थे, जब से आए थे लूटते ही रहते थे। On 27 January 1857, the military secretary ordered that all the cartridges which were issued were to be free from grease. फिर क्या हुआ? कभी कभी तो रेला आता है। तो फिर 27 जनवरी 1857 में मिलिट्री सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया कि सभी कार्टिजेस को ग्रीस से फ्री किया जाए। सिपोइज कुड ग्रीस देम देमसेल्व्स, सिपोइज अब खुद ही ग्रीस करेंगे, यूजिंग वॉट एवर मिक्सचर दे प्रीफर, जो उनको पसंद आए वो करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। These however convinced the sepoys that their fears were justified. इसकी वजह ये भी एक देखा जाए तो एक कॉन्स्पिरसी था। इतना पहले से जानबूझकर किया गया, फिर उनको क्योंकि इतना निकालने में ब्रिटिशर्स का तो कोई नुकसान था नहीं, तो सिपोइज को लगने लगा कि हाँ हमारा कुछ सुना गया और हमारा जो डर था उसको अब जस्टिफाई कर दिया। दिस स्पार्क्ड ऑफ द म्यूटिनी। अब ये सारे रीजन की वजह से म्यूटिनी हुआ। म्यूटिनी क्या होता है? कॉमन पब्लिक करते हैं तो रिबेल या रिवोल्ट कहा जाता है, और जब सिपोइज करते हैं विरोध, राइट, अपने बड़े अफसरों का, तो उसको म्यूटिनी कहते हैं। आर्मी के लिए स्पेशल वर्ड है म्यूटिनी। पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज इन रिबेलियन एंड सपोर्टेड द सिपोइज। अब सिपोइज ने ये जो विरोध किया स्टार्ट हुआ सिपोइज, उस विरोध को कॉमन लोगों ने, आम जनता ने सपोर्ट किया। सम हिस्टोरियंस रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध में ये सबसे बड़ा आर्म्ड रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस माने विरोध और आर्म्ड माने हथियार सहित सशस्त्र विरोध था ये। अब हम कुछ ग्लिम्स देखेंगे। आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, मंगल पांडे सबसे पहला।
बराकपुर में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 29 मार्च 1857, जब एक यंग सोल्जर जिसका नाम मंगल पांडे था, उसने नई एनफील्ड पैटर्न राइफल की कार्टिजेस को यूज़ करने के लिए मना कर दिया गया। मंगल पांडे के ऊपर पिक्चर भी बनाया, काफ़ी एंथुसियास्टिक है, रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म, जरूर देखिएगा। उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, माने सज़ा दी गई, राइट। फिर 9 मई 1857 85 सोल्जर्स, 3rd कैवलरी के 85 सोल्जर्स जो मीरठ में थे, उसने रिफ्यूज़ किया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उनके हम ऑर्डर्स नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी एक भी बात ध्यान में नहीं ली जा रही है, इसलिए हम उसके ऑफिसर्स के ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। उसको सर्विस से निकाल दिया गया और जेल में डाल दिया गया। उसकी वजह से ब्रिटिश इंडियन सिपोइस की म्यूटिनी स्टार्ट हो गई कि भाई हमारे सिपोई को क्यों जेल में डाल दिया। 3rd पार्ट होता है रिबेल्स बर्न ब्रिटिश बंगलो एट मीरठ, क्योंकि मीरठ में हुआ था 85 सोल्जर्स को जेल में डाल दिया गया था, तो उसके छुड़वाने के लिए 10 मई को रिबेल सोल्जर्स ने मीरठ में जाके कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया और उनके जो कॉमरेड्स थे 85 उनको छुड़वाया। उन्होंने गन्स और एम्यूनेशन को कैप्चर कर लिया, जब्त कर लिया गया, बंदूक और दारूगोला बारूद को, और ब्रिटिश की बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज़ को आग लगा दी और उसमें खुद का झंडा, रिवोल्ट का झंडा उसके छत पर लगा दिया गया। तो रिवोल्ट ऑफिशियली स्टार्ट हो गया, म्यूटिनी स्टार्ट हो गया, आगे जाके वो रिवोल्ट बनने वाला था। 4th में क्या हुआ, ब्रिटिश ऑफिसर का मैसेकर हुआ, माने समूह हत्या हुआ, और दिल्ली के कैवेलरी के थ्रू। कैसे हुआ? द सोल्जर्स सेट ऑफ फॉर दिल्ली ऑन देयर वे कट ऑफ द टेलीग्राफ वायर्स, टेलीग्राफ वायर कट ऑफ कर दिया ताकि ब्रिटिशर्स एक दूसरे से बात ना कर सके और अपना जो संदेशा है वो ना पहुंचा सके। 11 मई के दिन क्या हुआ कि वो लोग यमुना क्रॉस करके रेड फोर्ट की तरफ मार्च कर गए और वहाँ पे लोकल इन्फेंट्री जो थी वो भी सपोर्ट में आ गई और वो रिबेल्स जाके दिल्ली को कैप्चर कर लिए और मुग़ल रूलर को फोर्स किया, बहादुर शाह II या बहादुर शाह जफ़र को, कि भाई आप हमारे अभी लीडर बन जाए। और उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि वो इंडिया का एम्परर होगा ब्रिटिशर्स को भगाने के बाद। बहादुर शाह जफ़र ने एग्री हो गए कि भाई, पहले तो मना किया कि भाई मैं बहुत एजेड हूँ, बट फिर वो एग्री हो गया और बहादुर शाह जफ़र ने फिर बाकी सारे प्रिंसली स्टेट को राजा को लेटर लिखा कि भाई आप आगे आए और एक कन्फेडरेसी बनाए। कन्फेडरेसी माने फ्रेंडशिप ग्रुप बनाए हम सारे इंडियन स्टेट्स का और ब्रिटिश के अगेंस्ट में फ़ाइट करें। उसकी वजह से कुछ रिबेल्स को काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन मिली और उनमें कॉन्फिडेंस आ गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैप में कि 1857 के रिवोल्ट के मेन लीडर्स और वो मेन सेंटर्स और वो सेंटर्स के लीडर्स कौन कौन थे, जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र, राइट, दिल्ली और मीरठ में, राइट, फिर लखनऊ में बिरजिस कादर, राइट, फिर आरा में कुंवर सिंह, उसके बाद झांसी में झांसी की रानी, फिर कानपुर में नाना साहेब। तो ये अलग अलग, बराकपुर में वो मंगल पांडे, लेकिन उसमें फिर कोई ख़ास लीडर नहीं था, राइट। तो ऐसा सब कुछ हुआ था। 7th अगर देखा जाए, ब्रिटिश कानपुर में ब्रिटिश का मैसेकर हुआ, समूह हत्या हुई। नाना साहिब के द्वारा लीड किया गया था कानपुर का रिवोल्ट, राइट, जो पेशवा बाजीराव II का अडॉप्टेड सन थे। उसने ब्रिटिश गैरिजन को कानपुर से बाहर निकाला और ख़ुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया और उसने अपना गवर्नर पद बहादुर शाह जफ़र के अंडर में खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि अब बहादुर शाह जफ़र जब इंडिया का किंग बनेगा तो उसके नीचे में अपने राज्य का गवर्नर बनूंगा। और उसको तांतिया टोपे और अजीमुल्ला ने सपोर्ट किया था ये सब कुछ करने में। 8th पार्ट देखा जाए तो लखनऊ में बिरजिस कादर ने, जो नवाब वाजिद अली शाह जो डिपोज हो गया था, डिपोज माने ब्रिटिशर्स ने हटा दिया था, उसके बेटे ने
खुद को प्रोक्लेम कर दिया नवाब कि भाई अब मैं नवाब हूँ, राइट, बहादुर शाह जफ़र के अंडर में। और उसकी मदर बेगम हज़रत महल जो थी, उसने एक अपराइजिंग को ऑर्गेनाइज़ किया, एक बहुत बड़े रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज़ किया, और उसको सपोर्ट मिला पीजेंट्स का, सिपोइज़ का और तालुकदार्स का, जो अहमदुल्ला नाम के मौलवी ने इंस्पायर किए थे उन सबको, राइट। आगे देखें तो लखनऊ रेसिडेंसी जो थी, राइट, उसका रुइन, उसका तबाही कैसे हुआ। तो ब्रिटिश आर्मी जो थी वो रिवोल्यूशनरी, ये क्रांतिकारी जो थे, उनके सामने लड़ने में असमर्थ हुई, राइट, और उसने लखनऊ रेसिडेंसी बिल्डिंग में रेफ्यूज लिया, माने आश्रय लिया, बट उसको भी जला दिया गया रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, राइट। और उसमें हेनरी लॉरेंस जो था वो मर गया, और बाकी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स वो जो उनकी मदद के लिए आए थे उनको भी मार दिया गया, राइट। झांसी की रानी आपको क्या नहीं पता है, सब कुछ पता है। रिवोल्ट में सबसे बड़ी लीडर थी झांसी की रानी, जो उन ब्रिटिशरों ने उनका जो राज्य था वो एनेक्स कर दिया गया था, राइट। तो रिबेल को सपोर्ट किया, और झांसी की रानी अंत में ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुई थी। अब दूसरा सेक्शन है सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट कैसे दबाया गया। After initial setbacks, the British response was swift and brutal. The British Governor General mobilized his forces under his best commanders. They burnt villages, massacred the villagers and hanged thousands of people in public. अब जवाब उनका बहुत खतरनाक था ब्रिटिशर्स का। उसने अपने अच्छे से अच्छे कमांडर्स को लगा दिया काम पे, और बहुत ही बड़े पैमाने पे तबाही मचा दी। गांव के गांव जला दिए गए और लोगों को मार दिया गया, और काफ़ी लोगों को पब्लिक में हैंग कर दिया, माने फांसी दी। ब्रिटिश ने अपना खोया हुआ दिल्ली, जिसके ऊपर उसने कब्जा ले लिया वापस से 1857 के सितंबर में, बहादुर शाह 2 को कैप्चर कर लिया गया, उसको प्रिजनर के तौर पे उसके ऊपर केस चलाया गया, और उसको फिर दला तरवाड़ी जैसा था। ब्रिटिशर्स खुद ही केस चलाते थे, खुद ही सजा देते थे, सब कुछ वो खुद ही करते थे, कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑनेस्ट मेजरमेंट नहीं था। और उसको रिबेलियन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, और उसको रंगून भेजा गया, जहाँ पे वो 1862 में मर गया। बट उसके 2 बेटे को उनकी ही आंखों के सामने ब्रिटिशरों ने मार दिया गया, मार दी गई बंदूक से। झांसी को फिर से कैप्चर कर लिया गया अप्रैल 1858 में, और ग्वालियर को भी वापस जून 1858 में वापस ले लिया गया, और झांसी की रानी ब्रिटिश के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। कुंवर सिंह का जो हाउस इन अरा जो था, राइट, लेफ्ट वन ये जो दिख रहा है, वो ब्रिटिश फोर्सेस जहाँ पे छुपे थे, राइट, तो वहाँ पे खुद को अच्छे से डिफेंड किया, और कुंवर सिंह के रिबेल्स को अच्छा जवाब दिया ब्रिटिशर्स ने, राइट। कैप्चर्ड व्हेन कुंवर सिंह डाइड, कुंवर सिंह जब मर गए, राइट, क्योंकि उसको काफ़ी बड़ी चोट लगी थी, उसके चलते फिर वो 1858 की अप्रैल में मर गए, वीरगति प्राप्त हुई, तब अरा को कैप्चर कर दिया गया। लखनऊ में भी ब्रिटिश ने काफ़ी स्ट्रॉन्गली स्टॉर्मिंग किया। सितंबर 58 में लखनऊ में ब्रिटिश ट्रूप और कानपुर की बीच में, कानपुर जो था, राइट, उसको भी रिकैप्चर किया गया दिसंबर 1858 में। और हज़रत महल बेगम जो थी और नाना साहेब वो वहाँ से भाग निकले और नेपाल चले गए। जो रिबेल्स सबमिट नहीं करते थे, सरेंडर नहीं करते थे, उसको तोप गोले से उड़ा देते थे, तोप के आगे ही बांध के, ऐसा भी करते थे। ब्रिटिश का जो रिबेलियन था, ये इंडियंस का रिबेलियन था, उसकी वजह से ब्रिटिश काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन में आ गए थे। और उसके ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनकी हो सके उतना ट्राई किया लोगों को खुश करने के लिए भी। पहले तो जिन्होंने ये रिबेल में जो रिस्पॉन्सिबल थे उनको सजा दी,
और उसके बाद खुश किया कि जो लैंडलॉर्ड्स जिसने ब्रिटिशर्स के साथ वफादारी दिखाई उसको काफ़ी इनाम दिए, काफ़ी और अधिकार दिए, और जो रिबेल्स जो ब्रिटिशर्स को सरेंडर करना चाहते थे उसको उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए भी ऑफ़र दिया गया कि भाई अगर आप सरेंडर कर देते हो तो आप जिंदा रह पाओगे, राइट। तो ये भी था। नेक्स्ट विल सी व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल इन द नेक्स्ट वीडियो, कि रिवोल्ट क्यों फेल हुआ, राइट।